के बारे में जानने से पहले हमें गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखो, गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन वो होते हैं जैसे एक बच्चा 8वीं क्लास में है, ठीक है? 8वीं क्लास में उसके सोचने समझने की क्षमता अलग है, लेकिन वो 10वीं क्लास में हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। वो जो बदलाव आया ना, उसका होता है गुणात्मक, जो उनके गुण दिखाई दे जिसमें, ठीक है? और मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन ये होता है जैसे उसके शरीर का कद बढ़ गया, मतलब हाइट बढ़ गई, वज़न बढ़ गया, बनावट में परिवर्तन आ गया, ठीक है? ये होते हैं उसके मात्रात्मक परिवर्तन है, जो मात्रात्मक परिवर्तन या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन है, जिसे हम फिज़िकली देख सकें, ठीक है? तो अब वृद्धि और विकास के बारे में देखते हैं। वृद्धि और विकास सबसे मेन चीज़ आप याद रखोगे, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आप एक तरह से ये समझ लेते हो, उस मात्रात्मक जो परिवर्तन हुए हैं ना, उसको हम वृद्धि बोलेंगे। जैसे जैसे शरीर का कद, हाइट बढ़ गई, वज़न बढ़ गया, ठीक है? और बच्चे की शक्ल कुछ और होती है, जब वो बड़ा होता जाता है तो उसकी शक्ल में, उसकी बनावट में चेंज आता जाता है, तो उसको हम एक वृद्धि बोलते हैं, ठीक है? और इसी तरह अगर विकास की बात करूँ, विकास में आप एक चीज़ याद रखोगे, विकास में ये दोनों चीज़ हो जाती हैं। गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं, ठीक है? तो एक तरह से आप ये सोच सकते हो कि वृद्धि का एक अलग मतलब विकास जो है, विकास है वृद्धि विकास का ही पार्ट है एक तरह से, क्योंकि विकास में दोनों आ गई, गुणात्मक परिवर्तन भी आ गया और मात्रात्मक परिवर्तन भी आ गया, और विकास हमेशा चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक टाइम तक होती है। उसके बाद जैसे हमने देखा, अब आप सब जानते हैं, एक उम्र होती है जिस तक उसकी हाइट बढ़ती है, इतनी बढ़नी होती है, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है? वृद्धि और विकास का अंतर हम कर लेते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? देखो, ध्यान से देखना, वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन, ठीक है? या फिर आप कहते हो मात्रात्मक परिवर्तन, जो मैंने बताया था, जैसे शरीर का हाइट बढ़नी, जैसे इसमें दिख रखा है, जैसे अब बालक की उम्र बढ़ती है, उसके साथ-साथ उसकी लंबाई-चौड़ाई भी बढ़ती रहती है, उसे हम वृद्धि बोलते हैं। विकास का प्रयोग, विकास को मैंने बताया अभी, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आ जाते हैं ना, जहाँ पे वहाँ उसका विकास हो जाता है। जैसे किसी भी कार्य करने की क्षमता को, जैसे एक छोटा बच्चा अगर उसको बोल दिया जाए कि एक तरह से हम ये देख सकते हैं, वो कुछ काम दिया जाए और उसका मानसिक विकास अभी इतना नहीं हुआ कि वो उस काम को कर सके। लेकिन आज नहीं, 10 साल बाद वो उसका मानसिक विकास इतना हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्कूल में बच्चे को एंट्री डालते हैं, मतलब दाखिला दिलाते हो, स्टार्टिंग से ही आप स्टार्टिंग उसको आप 5 की टेबल याद करने के बोलोगे, नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका मानसिक विकास होएगा, तो वो एक दिन 5 की टेबल याद कर लेगा। वो जो विकास, वो जो चेंज आया है ना, चेंज आया है, वो गुणात्मक चेंज आया है, जो उसको हमें विकास बोलते हैं, ठीक है? वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा-सा चरण है। मैंने बताया था, विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती रहती है। वृद्धि एक लिमिटेड टाइम तक होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है, तब वृद्धि विकास चलती रहती है दोनों, लेकिन एक लिमिट होती है, जैसे 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है? तो मतलब उसका वो जो वृद्धि है वो वहीं उसकी रुकी, लेकिन विकास क्या है? विकास आपके मरने तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, अलग-अलग रूपों में। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये मैंने बताया अभी आपको, उम्र भर नहीं चलती, लेकिन विकास की चलती है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 8 साल का बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ती है, 18 साल, 10 साल बाद अगर कोई उसको देखेगा, उसकी हाइट बड़ी मिलेगी, मतलब उसको फिज़िकली रूप से उसका देखा जा सकता है कि हाँ, इसकी हाइट बढ़ी है। लेकिन उसी तरह अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ विकास की, लेकिन विकास को आप इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अगला मेन डिफरेंस आ गया, वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापना बहुत कठिन है। अब बात आती है विकास की अवस्थाएँ। विकास की अवस्थाएँ वैसे तो बहुत सारी, लेकिन जो हमारे सी-टेट या टेट में आने वाली है, हम वही करेंगे। सबसे स्टार्टिंग होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है? गर्भावस्था में बच्चा गर्भ में होता है 9 महीने 10 दिन, ये इसका टाइम पीरियड होता है जब तक वो गर्भ में होता है। नॉर्मली 280 दिन या फिर 40 हफ्ते हम बोल देते हैं। उसके बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, उसके बाद एक अलग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, कौन-सी? शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है? जो बच्चा जन्म लिया है जिसने, बच्चा जन्म से लेकर जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता ना, वो जो स्टेज है, वो उसकी शैशवावस्था कहलाती है। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना, कई किताबों में आपको 5 साल मिलेगा, कई किताबों में आपको 6 साल मिलेगा, ठीक है? तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना, 5 या 6 दोनों ही ठीक हैं ये, ठीक है? अगला है
अब बाल्यावस्था जब 5 साल का हो गया, उसकी एक स्टेज कंप्लीट होगी, सॉरी 2 होगी, एक गर्भावस्था होगी, एक शैशवावस्था होगी। 5 साल का होने के बाद एक थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, 5 साल से लेके 12 साल तक की जो उम्र होती है उसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं, मतलब बालकपन बोल देते हैं एक तरह से, ठीक है। और 12 वर्ष के बाद जो मेन जो तूफान की जो स्टेज होती है हमारी, वो होती है किशोरावस्था। क्योंकि हर बार ये 2 स्टेज ऐसी हैं जिसमें से मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बाल्यावस्था में से मोस्टली पूछे जाते हैं पीआरटी लेवल में, और किशोरावस्था में मोस्टली आपको टीजीटी, पीजीटी में आपको नॉर्मली किशोरावस्था से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किशोरावस्था में यूरोप में मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को टीनेज भी कहा गया। बाल्यावस्था के 2 भागों में बाँटा गया है। ये यहाँ पे ना मिस्टेक कर रखी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना एक बार। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये 2 साल से 6 साल तक गलती से लिखा गया। ये होता है 5 साल से लेके 9 साल तक की स्टेज। क्लियर है? 5 साल से 9 साल तक, क्योंकि हमारी बाल्यावस्था कितनी स्टेज की कितनी उम्र तक थी? 5 से लेके 12 साल तक। ठीक है? तो 5 वर्ष का बच्चा और 12 वर्ष का बच्चा है, जो इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसको हमें बाल्यावस्था बोलते हैं। इसीलिए इसी तरह दूसरा पार्ट इसका है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या होगी? ये यहाँ पर भी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ये होती है आपकी 9 से लेके 12 साल तक। क्लियर? तो 9 से लेके 12 साल बाल्यावस्था को हमने 2 पार्ट में बाँट दिया है, ध्यान देना इस चीज़ को। एक तो पूर्व बाल्यावस्था को और एक उत्तर बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था कौन-सी थी हमारी? 5 साल से लेके 9 साल तक की थी, ठीक है? और अगली 9 साल से लेके 12 साल तक थी। इसी तरह अब है ना, मैंने अलग-अलग इसकी स्टेज के ना कुछ पॉइंट बनाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, और कुछ पिछले सालों के जो क्वेश्चन्स हैं वो भी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिए ताकि आपको और आसानी से ये याद हो जाए और पिछले एग्ज़ाम भी आपके क्लियर हो जाए। जैसे शैशवावस्था अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में किस अवस्था में होती है? मतलब एक ही चीज़ को दोहराना, जैसे हमें पहाड़े याद करते हैं, टेबल याद करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, वो बार-बार दोहरा के करते हैं ना हम, ठीक है? तो वो अवस्था होती है शैशवावस्था में, ठीक है? अनुकरण एवं दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में इस अवस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? सर वो मैंने आपको बताया था 5 जन्म से 5 साल तक। अच्छा, बालक का निर्माण काल किस अवस्था में होता है? यहाँ कई बच्चे गर्भ अवस्था में कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ सोचते हैं ना कि बच्चे का निर्माण तो गर्भ में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन ये हमेशा कन्फ्यूज़ करने वाला होता है। बालक का निर्माण काल किस अवस्था में होता है? तो निर्माण काल उसके जन्म के बाद शुरू होता है उसका, जो सोशली भी वो कई चीज़ें देखी जाती है निर्माण में, ठीक है? जैसे उसका मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ और सोशली डेवलपमेंट हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपकी शैशवावस्था से शुरू होती है। अब यहाँ एक चीज़ फ्राइड ने भी अपने शब्दों में क्या कहा है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है ना वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है? ये फ्राइड की है, आप ये ध्यान रखोगे। किस अवस्था को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है? अब यहाँ पर भी बच्चे कई बार गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चे बाल्यावस्था करके आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो इन चीज़ों में से अवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण जो टाइम माना गया है ना, वो इस अवस्था को माना गया है। क्लियर है? शैशवावस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसीलिए शेष अवस्था को माना जाता है जीवन का आधार। समझ में आई बात? पिछली जो शैशवावस्था है उसको तो महत्वपूर्ण काल माना गया है, और जो बाकी रहेगी उनको जीवन का आधार माना गया है। जैसे हम एक पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? पेड़ का एग्जांपल, पेड़ की जड़ क्या है? शैशवावस्था है। और शैशवावस्था के बाद जो चेंज आता है कि तना आया, पत्तियाँ आई, तो वो हो गया हमारी बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, इसीलिए यही कारण होता है कि बच्चे 5 साल के उस स्टेज वाली भी शैशवावस्था में ही बोलना सीखना सीख जाते हैं। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार आ भी चुका है ये वाला, कि सीखने का आदर्श काल किस काल को कहा गया है? शैशव काल को कहा गया, और किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। क्लियर है?
इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बालक का निर्माण काल शैशवावस्था को किसने कहा? अब ये पीछे क्वेश्चन आया था कि निर्माण काल जो कहते हैं उसको शैशवावस्था को कहते हैं, तो ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। ये इस काल में बच्चों का समाजीकरण भी शुरू हो जाता है। अच्छा, मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने, वही बात आ गई, भाषा सीखने का सर्वोत्तम है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, नवजात शिशु का भार लगभग 3, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आप ऐसे भी याद कर लेना इनको। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है सीटेट में, सन मेरे को ध्यान नहीं है कितना है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। अब यहाँ पर है ना, कई लोग सोच रहे थे अगर अनियमित होगी तो बच्चा जीवित कैसे रहेगा? तो भाई अनियमित ही होती है जन्म के समय। बच्चे की जो धड़कन होती है वो कंट्रोल नहीं होती, कभी अप कभी डाउन ऐसे चलती रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 साल का बच्चा शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चे को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 साल की आयु में। अब ये दूध के दांत जो होते हैं बच्चों के कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और कब तक टूट जाते हैं? 6 वर्ष की उम्र तक ये सारे लगभग लगभग उसके गिर जाते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। क्लियर है? लगभग लगभग सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो गए होंगे, और बाकी देख लेंगे बाद में। अभी मेन आती है बाल्यावस्था, आ जाती है हमारी। बाल्यावस्था कौन सी होती है? 5 से लेके 12 साल तक की जो होती है वो हमारी होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें ना आप ये चीज, ये जो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो होती है, मानसिक इनका जो विकास होता है, स्थिरता होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण की स्टेज में होती है? बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था को बालकों की प्रवृत्ति किस प्रकार की अधिक होती है? तो इस अवस्था में बालकों की प्रवृत्ति जिज्ञासु टाइप होती है। बालकों की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है। क्लियर है? बाल अवस्था में बालक में सामूहिक की प्रकृति की प्रबलता होती है, मतलब सबसे ज्यादा प्रबल होती है। इस अवस्था में सामूहिक समूह में काम करना पसंद करते हैं। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। अब जो मेन आती है हमारी, जो तूफान की जो स्टेज बोलते हैं इसको, इसके ना इसके कई नाम हैं। किशोरावस्था के कई नाम है। संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, विरोध की अवस्था, कई सारे नाम हैं इसके। तूफान की अवस्था, तो कंफ्यूज मत होना, सबका एक ही है ये किशोरावस्था। क्योंकि इसी अवस्था में लगभग लगभग सारे बच्चे, सारे जो उल्टे काम करने होते हैं ना, सारे इसी अवस्था में करते हैं। ठीक है? जब बच्चा 12 साल से लेकर 18 साल तक का जितने कुकर्म, जितने उल्टे काम करने होते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से होती है बच्चे की। तो किशोरावस्था की आयु उस सीमा क्या थी? मैंने बताया था 12 साल से 12 साल से 18 साल तक के जो उम्र होगी वो किशोरावस्था की स्टेज होगी। यहाँ पर स्टेनली ने बताया है कि ये स्टेनली ने बताया कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, ये सब इसके नाम दिए गए थे। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। मतलब सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाली स्टेज कौन सी है? वो किशोरावस्था है। एज ऑफ पुबर्टी किसे कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था को। अच्छा, किस वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है? अब यहाँ एक चीज आप याद रखोगे, मोस्टली लड़के लड़कियां क्या, मोस्टली स्टूडेंट क्या रखते हैं, लड़कों की और लड़कियों की कंपैरिजन तो हमेशा याद रखते हैं कि हाँ लड़कियों की तो कम बढ़ती है हाइट, लड़कों की उस स्टेज में ज्यादा बढ़ती है। लेकिन ये याद नहीं रखते कि लड़कियों की जो लंबाई और मांसपेशियां है तेजी से कब तक बढ़ती है। तो उनकी 14 साल तक, 12 ये पारा लिखा गया यहाँ पे, ये 12 है, ये 12 है। 12 मतलब 12 से 14 साल की जो उम्र होती है ना लड़कियों की, उसमें सबसे ज्यादा मांसपेशियां और लंबाई बढ़ती है। किस अवस्था में यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। मतलब पूरी तरह से युवा और बालकपन, इन दोनों के जो बीच की जो स्टेज होती है कौन सी होती है? किशोरावस्था। इसमें ना वो बिल्कुल बच्चा रहता है और ना वो इतना मैच्योर होता है। ठीक है? अच्छा, किशोरावस्था की कौन से वर्ष सबसे अधिक तूफानी होती है? अब यहाँ तूफानी का मतलब समझना,
तूफानी का मतलब क्या होता है? वही, एक तो सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, सारे उल्टे कबाड़े इतने करने होते हैं वो इसी में करते हैं, वो आपके इसी स्टेज में होते हैं। किन वर्षों के बीच लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं? अब यहाँ ये क्वेश्चन देखो, हमारा एक ये यहाँ भी था, उसमें हमने क्या पूछा था, लड़कियों के बारे में पूछा था कि लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से किस उम्र तक बढ़ती है। तो वो ये 12 से लेके 14 साल है, ये 12 मैंने कहा था कि 12 ठीक कर लेना, 12 लिखा गया है ये, ठीक है। और टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो उस टाइम पे थोड़ी मिस्टेक आ जाती है, देख लेना आप। इसी तरह लड़कों की पूछा, लड़कों की क्या होता है, 14 से लेके 18 साल तक। आपने मोस्टली देखा होगा 14 साल से ऊपर बच्चा एकदम हाइट निकाल लेता है। देखा होगा ना आपने, 2-3 साल का गैप हो जाए तो आप बोलते हैं अरे यार ये तो इतना लंबा हो गया, गाभरू जवान हो गया, है ना? तो वो यही स्टेज होती है। अब हम टाइप कर लेते हैं विकास के टाइप कौन कौन से। देखो विकास, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि गुणात्मक और मात्रात्मक जो विकास, मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है उसे हम विकास कहते हैं। अब विकास के टाइप भी हैं। क्या क्या टाइप है? टाइप है एक तो उसका शारीरिक विकास, मतलब शरीर में जो बदलाव आते हैं, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, और मोटर डेवलपमेंट मतलब मनोगतिशील विकास। इसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। और इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, जैसे वो विकास हो रहा है ना, और विकास होने में रुकावट क्या क्या बन सकती है वो भी करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम पॉइंट उठा लेते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शारीरिक विकास का व्यक्ति के मानसिक विकास से गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना भी उतना ही जरूरी है। और मेन चीज वातावरण, वातावरण जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण जो है बालकों के, वातावरण बालकों के शारीरिक शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है। सबसे पहले हमें सबसे पहला असर पड़ता है उसके एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट का मतलब जितना बढ़िया माहौल होगा ना आपके आसपास में, ठीक है, बच्चे का मतलब सही तरह से विकास जो होता है मेनली डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर, आपके आसपास के वातावरण के ऊपर, और उसके खाने खाने के ऊपर। अगर उसको स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उसका जो विकास है शरीर का, जैसे हाइट बढ़ना और वेट बढ़ना, वो कई देखे होंगे आपने बच्चे कई एरिया में उसको ना खाना मिल पाता ना कुछ, और बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, जैसे वो पोषण के शिकार हो जाते हैं, तो इसीलिए वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए सबसे मेन चीज़ एनवायरनमेंट से खाना पीना अच्छा होना चाहिए उनका, उससे शारीरिक विकास चलता रहता है। अगर इनमें कमी आ जाती है तो शारीरिक विकास में की जो गति होती है, जो उसकी चलने की क्षमता, तो वो उसमें कमी आ जाती है। दूसरा, जिन बालकों को स्नेह प्रेम मिलता है, जैसे प्यार मिलता है, और उसकी भी शारीरिक विकास पर उसका भी फर्क पड़ता है, वो सुखी रहते हैं, मन खुश रहता है, तो वो स्ट्रेसफुल नहीं रहते। अच्छा, और इसमें क्या होता है, जैसे पहला हमारा एनवायरनमेंट हो गया, खाना पीना हो गया, ठीक है। अच्छा, उसका मन खुश होना चाहिए, और इसमें कई चीज़ें और कर सकते हैं हम, जैसे हमें खेल का कर सकते हैं, खेल कूद। खेल कूद भी बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है। और सबसे भोजन का मैंने बता ही दिया। अच्छा, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब है उसके परिजनों से जो वंशानुक्रम, परिजनों से जो उसके गुण मिलते हैं वो वाले। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि 5 फुट हाइट के अगर पेरेंट्स हैं तो मोस्टली उनके बच्चे भी कम हाइट ही उनकी रहती है ना? आपने देखा होगा माँ बाप अगर लंबे लंबे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो बच्चे भी मोस्टली उसके लंबे लंबे मिलेंगे आपको। और दूसरा करते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास क्या होता है, उसको सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें जो परिवर्तन आने लगते हैं, ठीक है। मानसिक विकास का तात्पर्य मतलब उन योग्यताओं से होता है जिनके आधार पर बच्चा क्या होता है, अपनी जो आने वाली समस्या है उनको सुलझा लेता है और समाज में परिवर्तन करता है। बालक को जैसे जैसे मानसिक विकास होता है वैसे वैसे अपनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर 8th क्लास को आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे दोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वो नॉर्मल मेथड से करेगा। लेकिन वही अगर कोई बच्चा नहीं, वही जैसे कोई बड़ा आदमी है, वो उसका मानसिक विकास हो ना धीरे धीरे। देखो यहाँ स्टेज मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि बड़े की हमने स्टेज काउंट करी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल के लिए आप याद रखोगे। एसएससी वाले जो बच्चे एसएससी की जो कोचिंग करते हैं, अगर उनको वही आप मल्टीप्लाई करोगे, वो नॉर्मल मेथड कभी नहीं लगाएंगे, वो बिना देखे समझे एकदम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? उनकी प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि उनका जो मानसिक विकास है वो भी सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो वो जो अपनी जो मानसिक योग्यता के आधार पर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। विचार करना, निर्णय लेना इत्यादि ये भी कार्य उसमें शुरू हो जाते हैं। अतः
यह उचित है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों का पूर्ण जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुभव में बालकों का मानसिक विकास नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप ये ध्यान रखना कि किसी भी टीचर का टीचिंग कैरियर में सबसे मेन काम है संज्ञानात्मक विकास उसका होना चाहिए। तभी वो बच्चों को समझ पाएगा कि हाँ, मैंने इसके अंदर क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे ये अपने जीवन में सुधार ला सके। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों की कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, उनके आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो उसका वो समाधान कैसे करेंगे। कई सारी रिसर्च करने से जानकारी मिलती है कि जन्म के बाद पहले वर्ष तक शिशुओं को कम भोजन दिया जाए तो प्रभाव बाद में मस्तिष्क में होने वाले विकास पर अवश्य पड़ता है। यह भी पता चलता है कि भ्रूणावस्था में मस्तिष्क की वृद्धि सबसे तेज होती है, तो यदि उन्हें असंतुलित और अल्पाहार दिया जाए तो उसका मानसिक विकास रुक जाता है, उनके मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। साथ ही साथ पता चलता है यदि माता पिता के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उनमें भी भावना, आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। मतलब मेन चीज़ ये है, अगर खाना पीना अगर सही तरह से नहीं होता है, बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते हैं तो उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है। बालक वंशानुक्रम के आधार पर भी मानसिक योग्यता अर्जित करते हैं। हमने पीछे जैसे शारीरिक योग्यता किया था कि वंशानुक्रम मतलब माँ बाप से जो योग्यताएं मिलती हैं उनके अनुसार, तो कई अध्ययनों में जानकारी मिलती है कि जीवन की प्रारंभ में उपलब्धि का संबंध माता पिता की आकांक्षाओं से होता है। सबको पता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है इसमें, लाइन क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है कि जो शुरू की जो अचीवमेंट होती है ना बच्चे की, वो उसकी माता पिता के अकॉर्डिंग होती है। जो उनकी आकांक्षाएं होती है कि हाँ मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, तो उन पर ही वो निर्भर रहता है। उस वो खुद नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन माँ बाप की आकांक्षा होती है कि हाँ बच्चा पढ़ेगा पढ़, वो उनकी आकांक्षाओं के लिए वो फिर पढ़ता है। विद्यालय भी बच्चे के मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल विद्यालय जो स्कूल होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कई स्कूल है बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के होते हैं, वहाँ बच्चों का एडमिशन तो दिला देते हैं लेकिन वहाँ कोई काम नहीं करते। लेकिन अगर वही वही बात मैं अगर किसी हाई क्लास स्कूल की कर लेता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, वहाँ पर उस बच्चे पर ध्यान दिया जाए तो उसका मानसिक विकास दोनों में आपको अलग मिलेगा। अगला करते हैं हम सामाजिक विकास। सामाजिक विकास आपको पता ही होगा, समाज में जो सामाजिक विकास है, समाज में जो परिवर्तन है वो लेके समाज में घुलना मिलना परिवर्तन लाना, वो उसका हम सामाजिक विकास कहते हैं। ये एक ऐसा विकास है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। बालक में सामाजिक गुण के विकास की प्रक्रिया को सामाजिकरण भी कहा जाता है। सामाजिकरण विकास से का मतलब है बालक का स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता। मतलब खुद को दूसरों के साथ मिलकर समायोजन करने की जो क्षमता होती है उसे हम एक तरह से सामाजिक विकास बोल देते हैं। अब सामाजिक विकास को जो इफेक्ट डालते हैं वो जो कौन से कारण क्या है, जैसे प्रथम परिवार ग्रुप से बार आते ही बालक का सदस्य बन जाता है। परिवार का आकार, माता पिता का आपसी संबंध, देखो ये चीज़ें ना बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा योगदान देती है। क्या, जैसे परिवार है, अच्छा परिवार भी किस प्रकार का है, कंबाइन फैमिली रहती है या अलग अलग रहती है, या फिर सिंपल पेरेंट्स ही रहते हैं, दादा दादी नहीं रहते। आपने देखा होगा दादा दादी रहते हैं उनके बच्चों का अलग होता है, ठीक है। और सिंपल जो शहरों में नॉर्मली अपने घर बार छोड़ के शहरों में चले जाते हैं, दादा दादी उनके पास नहीं होते, उनका अलग होता है। अच्छा साइमंड ने क्या कहा था, साइमंड ने तीन मुख्य वो बताए थे कि परिवार बालक के सामाजिक विकास का प्रथम और मुख्य साधन है। सबसे मेन साधन और सबसे पहला साधन क्या है, परिवार ही है। क्योंकि परिवार क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का साधन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को, उसके सोशल सामाजिक खंड को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का साधन होता है। व्यक्तित्व के प्रदर्शन का साधन होता है, मतलब पर्सनैलिटी दिखाने का साधन भी परिवार ही होता है। दूसरा दूसरा क्या था, जैसे पहले तो परिवार हो गया सारा टोटल, दूसरा स्कूल। स्कूल मैंने बताया, स्कूल भी डिपेंड करता है लो क्लास का है हाई क्लास का है, उस पर कितना चेंज आएगा वो स्कूल के ऊपर भी डिपेंड है। एक जिम्मेदार व्यक्ति का निर्माण करने में स्कूल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यालयों में ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट अगर होगा, निरंकुश वातावरण अगर होगा तो सामाजिक विकास को प्राप्त करेगा। वही दूसरी ओर जनतंत्रीय माहौल होगा, डेमोक्रेटिक अगर एनवायरनमेंट होगा
तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है उसमें बहुत बड़ा फायदा उनको मिलेगा। देखो, सबसे पहले हमने कर लिया परिवार, दूसरा कर लिया जो हमारा स्कूल, और तीसरा हमारा जो था समुदाय। समुदाय का प्रभाव भी सामाजिक विकास पर पड़ता है। पंचम खेल, मित्रों का प्रभाव भी सामाजिक, जो उसके आसपास जो ये कहते हैं ना दोस्त कैसे हैं, कईयों के दोस्त अच्छे हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कईयों के दोस्त बिल्कुल खराब हो जाते हैं, गालियां देने वाले होते हैं, तो बच्चा धीरे 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 उसका जो विकास होता है वो गलत प्लेटफॉर्म पकड़ देता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने समाज के लिए समझ करता है। अगला करते हैं हम संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेग, संवेग में क्या आता है? डर भी, क्रोध भी, प्रेम, घृणा, ये सारी चीजें, ये इसके पार्ट है। किसके? संवेग के। इमोशनल एक तरह से हम बोल देते हैं, इमोशनल में डर भी आ गया, क्रोध भी आ गया, प्रेम भी, गुस्सा भी, घृणा भी, ईर्ष्या भी, सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो इन चीजों पे जो फर्क पड़ता है ना संवेग के, इन चीजों से ना व्यक्ति के व्यवहार को भी जांचा जा सकता है। अगर व्यक्ति का संवेगात्मक विकास ना हो तो उसका सामाजिक विकास भी अधूरा रह जाता है, ये चीज आप याद रखना। अगर संवेगात्मक विकास अगर अधूरा रह गया तो उसका सामाजिक विकास भी अधूरा रह जाता है। वह इसलिए यदि व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी और सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी नहीं होता तो समझो उसका संवेगात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास अभी अधूरा है। अगर कोई सक्सेसफुल आदमी हो रहा है, उसको देख के हमारे मन में ये नहीं आता कि काश ये भी, मैं भी इसकी तरह सक्सेस होकर देख लेता, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। वो जलन लगाओ, ईर्ष्या लगाओ, या कुछ भी लगाओ आप, ठीक है, वो आपका संवेगात्मक विकास होता है। कई बच्चे ये कहते हैं यार मैं क्यों इसकी तरह सोची, यार उनका संवेगात्मक विकास नहीं पूरा होता। अब संवेगात्मक विकास को क्या होता है? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? एक तो सबसे मेन थकान। अगर शरीर सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है तो अक्सर वो चिड़चिड़ेपन हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया तो उसमें कौन सा संवेग दिखेगा? क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम। प्रेम तो दिखेगा नहीं, हर समय गुस्सा मिलेगा, ईर्ष्या होगी, ठीक है। तो थकान है बहुत इंपॉर्टेंट वो करता है, और कई बार गुस्से गुस्से में वो गलत निर्णय ले लेते हैं। विद्यालय का वातावरण, यही बात फिर आ जाती है। स्कूल का जो एनवायरनमेंट होगा वो बच्चों के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। जब बालक पहली बार विद्यालय आ जाता है तो वह वहाँ की परिस्थितियों से अनजान होते हैं, वहाँ अपने आप को सहज असुरक्षित महसूस करते हैं और वहाँ से भागने का भी प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे मार पिटाई करके, हमारे टाइम पे तो ये डंडे मार मार के लेके जाया करते स्कूल, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल है, डंडे मार मार क्यों लेते? क्यों? एक तो सबसे पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ रहे क्या। दूसरी बात, घर में जो सेफ्टी होती थी वो भी लगता है कि नहीं हम कहाँ आगे, तो वो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, फिर वहाँ से भागने का भी मन करता है उसका। इस अवस्था में अध्यापकों की सहयोगी शिक्षा क्रियाएं बालक के समय इस चीज़ में, अगर इस स्टेज में अगर बच्चा, जैसे आजकल स्कूलों में हो रहा है, आजकल स्कूलों में जो टीचर है बच्चों के फ्रेंड की तरह उनको डील करते हैं छोटे बच्चों को, तो वो बच्चे का भी मन करता है फिर हाँ स्कूल जाने का। आजकल के कई बच्चे जो रोते नहीं है, हमारे टाइम पे रोते थे, हमारे टाइम पे कहाँ फ्रेंड सर्कल इतना था, पिटाई होती थी सारी। अच्छा, अगला इफेक्ट होता है स्वास्थ्य, शारीरिक विकास। स्वास्थ्य का जैसे पीछे बताया मैंने, थकान का है, थकान का आप स्वास्थ्य से रिलेट कर सकते हो। वो तो सिर्फ थकान हो गया, स्वास्थ्य में कई चीज़ें होता है, जैसे कोई गंभीर बीमारी चल रही है उससे भी बच्चे चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, और शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती है। जैसे कई बार ये भी तो शारीरिक विकास अगर रुक जाए, तो जैसे हाइट छोटी रह जाती है तो उसका भी कई बार संवेगात्मक कठिनाई पैदा हो जाती है। और आयु, उम्र, एज, आयु का प्रभाव भी बालक के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो उसमें संवेगात्मक परिपक्वता आने लगती है। बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, शोध द्वारा पता लगा, ये यहाँ पे ना यार टाइपिंग में कई सारी मिस्टेक हो रखी है, पता नहीं है, ये पता लगा कि विकास और बुद्धि में सहसंबंध होता है। संवेगात्मक कष्ट और कुष्ठाएं बौद्धिक दक्षता में रुकावट डालती है। इन कारणों से बालकों की किसी कार्य करने में रुचि नहीं रहती, ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता भी आप देखोगे। अभिभावक का एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, अब यहाँ ये चीज़ कई घरों में मैंने देखी है, जो बच्चों को लेकर बिल्कुल ही ज़्यादा चिंता है। बच्चा अब वो हुआ है 6 साल का, नहीं तेरे को आईएएस बनना है, तेरे को ये बनना है, तेरे को, मतलब पूरा उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो पेरेंट एटीट्यूड होता है ना पेरेंट्स का, बालकों को लेकर चिंताग्रस्त रहना, बच्चों को के सामने बीमारियों के विषय में बात करना, अच्छा ज़्यादा देर तक घर के बाहर रहना,
और वो फिर है ना झगड़ालू टाइप हो जाते हैं, बच्चे का दिमाग फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें भी सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, या मानसिक विकास, उसमें मानसिक विकास भी पर भी इसका असर पड़ता है। व्यवहारिक समस्याएं, बिहेवियरल प्रॉब्लम, कई परिस्थितियों में किशोर अपनी इच्छा से मनपसंद व्यवसाय ग्रहण नहीं कर पाते तो दुखी रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने कई फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि बच्चे का काम नहीं है उस मन में जैसे ये एग्जाम्पल तो आप बड़ों पे भी ले सकते हो। ठीक है, नौकरी कर, वो नौकरी करने, मेरे को नौकरी नहीं करनी भाई, मेरे को खुद का बिजनेस करना है, लेकिन मजबूरी में नौकरी करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उससे भी दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं तो विकास में फिर परिवर्तन आने में कमी आ जाती है। और जो दूसरे कारक होते हैं जैसे बालक की सामाजिक स्थिति कैसी है, फॉर एग्जांपल कोई अमीर है कोई गरीब है। ठीक है, तो ये कुछ आपके टॉपिक थे। उम्मीद है अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूँगा। अगर किसी को इन टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं भेज दूंगा आपके पास।